नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर राजपुरा रोड पर एक बेकरी में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दूर दूर तक धुआं देखा गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। पूरे उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हरिद्वार में शुक्रवार को 9 अवैध मदरसों को सील किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के ये सभी चल रहे थे। वहीं पूरे प्रदेश में कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक 119 अवैध मदरसों को प्रशासन ने सील किया है। सहसपुर में एक मदरसे को दूसरी बार नोटिस दिया गया है। अवैध मदरसों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में अवैध और अतिक्रमण नाम की कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारा संकल्प है और जब तक ये अभियान पूरा नहीं होता है, ये अभियान चलता रहेगा। सीएम धामी ने फिर साफ किया कि इसमें किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि सभी अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। तो हर तरह के अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। सिर्फ मदरसों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, किसी खास वर्ग को निशाने पर नहीं लिया जा रहा है, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण पर, और उसी के दायरे में मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो गलत तरीके से बने हैं। अवैध मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में अवैध नाम की और अतिक्रमण नाम की कोई चीज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये अभियान हमारा चलता रहेगा। देखिए, विपक्ष केवल और केवल विरोध के लिए और वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अवैध मदरसे हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? भाई, कोई भी, हम किसी को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं। कोई ये कह सकता हो किसी को टारगेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में 119 मदरसे सील किए जा चुके हैं जो अवैध रूप से संचालित थे। इससे सवाल उठने लगे हैं कि उत्तराखंड में इतने बड़े पैमाने पर मदरसे कब और कैसे खुल गए। कई जानकारों का यह मानना है कि राज्य में मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह से यह स्थिति बनी है। ये है देहरादून के सहसपुर स्थित जामी उल उलूम मदरसा, जिसे शुक्रवार को अवैध निर्माण पर दूसरी बार MDDA द्वारा नोटिस भेजा गया। उत्तराखंड में अभी 110 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि 13 जिलों वाले छोटे से उत्तराखंड में 1000 से अधिक मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 416 ही रजिस्टर्ड हैं। साफ है, 500 से अधिक मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। मदरसों की संख्या में इस वृद्धि को उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बढ़ी मुस्लिम आबादी से जोड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में यूपी, असम, बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से वर्ग विशेष की आबादी कम की तलाश में शांत माहौल वाले उत्तराखंड में आकर बस गई। राज्य बनते समय उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 1.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार इस आबादी में 10 सालों में 14% तक वृद्धि हुई है। वर्तमान में ये आबादी बढ़कर 16% से अधिक हो चुकी है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। इन्हीं 4 जिलों में सबसे अधिक मदरसे भी हैं। लेकिन जो नीचे 4 जिले हैं वहाँ पर आबादी 30% से ज्यादा है, मुस्लिम आबादी। तो इस वजह से भी स्वाभाविक रूप से मदरसे जो हैं, जो पंजीकृत मदरसे हैं वो 416 हैं, लेकिन जो कहते हैं कि अवैध मदरसे चल रहे हैं। और ये भी कारण बताया गया कि जो यूपी में जब योगी सरकार ने सख्ती की है तो वहाँ से मदरसे हट करके यहाँ आ गए, यूपी के और उत्तराखंड के बॉर्डर में, यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में आ गए। और यहाँ पर जो अवैध मदरसे हैं इनमें बाहरी राज्यों के बच्चे भी यहाँ पर प्रवेश लिए हुए हैं, ऐसी जानकारी में आया है। उत्तराखंड में प्रमुख तौर पर 14 बड़ी नदियों में खनन होता है। मजदूरी करने जो श्रमिक ठेकेदारों के साथ यहाँ आए वो यहीं के होकर रह गए। नदियों के किनारे अतिक्रमण पर धीरे धीरे यहाँ बस्तियाँ बनाई। हिंदूवादी नेता स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का कुचक्र है। हम लोगों ने तो कई सालों से यहाँ पर सरकार से भी
और तमाम एजेंसियों भी जनता को भी जागरूक किया कि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मैं मानता हूं ये मदरसे जो हैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बहुत जल्दी बिगाड़ने में इनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मदरसों की जांच में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। इन मदरसों में ना तो पर्याप्त कक्षाएं थी, ना बच्चों के लिए पानी या शौचालय की उचित व्यवस्था। कई मदरसों में बड़ी संख्या में बाहरी प्रदेशों के छात्र पाए गए। सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन अभिभावक है जो बिना रजिस्ट्रेशन के इन अवैध मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विकास नगर से कुलदीप चौहान के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर नैनीताल पालिका की जमीन पर सालों से कब्जा जमा हुआ है। कई एकड़ जमीन है। पहले सस्ते लीज पर जमीन दी गई और लीज पूरी होने पर अब पालिका को जमीन वापस लेने में पसीने छूट रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि करोड़ों की जमीन पर आज भी अवैध कब्जा है। नैनीताल पालिका की कई एकड़ भूमि से आज भी कब्जा हटाना किसी मुसीबत से कम नहीं हो रहा है। सालों पहले लीज पर दी गई 94 नजूल संपत्तियों में से 79 की लीज खत्म हो गई है, जो आज भी निजी लोगों के हाथ में है। शहर के चारों तरफ फैली इन संपत्तियों में क्लब भी है, तो कुछ संपत्ति स्कूलों के कब्जे में है। वहीं धर्मशाला, मंदिर, पोस्ट ऑफिस समेत कई के पास है, तो कुछ पालिका की जमीनों पर ठेकेदार, मिस्त्री, धोबी तक काबिज हैं। इनमें 68 संपत्तियां व्यक्तिगत रूप से लोगों को दी गई हैं, जबकि 26 संपत्तियां नामिक शैक्षणिक संस्थान, क्लब, कब्रिस्तान समेत अन्य संस्थाओं के नाम दर्ज है। सरकार की संपत्तियां हैं, सरकार उनको अपनी कस्टडी में ले, अपने पोजीशन में ले, और आज तक उनकी लीज ओपन लीज नहीं करा रखी है। जो लीज धारक है वो उनसे एक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और उनसे उनका उपयोग कर रहे हैं तथा मोटा मुनाफा करा रहे हैं। सरकार के राजस्व में भारी क्षति हो रही है उससे। दरअसल इन नजूल भूमि को 30 साल से लेकर 90 साल तक की लीज पर दिया गया था, जिसमें 1980 के बाद अधिकांश की लीज खत्म हो गई है। तो इतने साल बीतने के बाद ना तो पालिका इन संपत्तियों पर कब्जा ले सकी, ना ही लीज रिन्यू कर सकी। प्राइम लोकेशन पर कब्जे जमाए ये कब्जेदार सरकार को चूना लगाकर खुद चांदी काट रहे हैं। अब पालिका इन सभी को नोटिस जारी कर खाली कराने का अल्टीमेटम दे रही है। उसमें से 50 परिसंपत्तियों को पालिका ने सत्यापन करवा लिया है। उन परिसंपत्तियों पर जो भी लोग काबिज हैं उनको नोटिस जारी होगा पालिका की तरफ से। यदि नवीनीकरण कराते हैं तो उस संबंध में देखा जाएगा। बहरहाल कई तो ऐसी संपत्तियां भी हैं जिनकी लीज आजादी से पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन इन 70 सालों में भी पालिका इनको वापस नहीं ले सकी। ये वो संपत्तियां हैं जो चंद रुपयों में हैं। हालांकि अब इन संपत्तियों को लीज पर फिर देना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर सरकार इनको लीज पर देना चाहती भी है तो ओपन टेंडर ही करने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर आज से प्रदेश में कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को साझा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अल्मोड़ा के दौरे पर जाएंगे, जहां पर 3 साल के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। बाईस मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार राज्य की बागडोर संभाली और पहली ही कैबिनेट में वादे के अनुसार यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, यानी सत्ता संभालते ही विजन डॉक्यूमेंट का एक वायदा पूरा किया। इन 3 सालों में कई ऐसे फैसले हुए जिसने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राज्य की सियासत में एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, दंगारोधी और धर्मांतर विरोधी कठोर कानून लागू किए गए, साथ ही लव जिहाद पर रोक लगाई गई। धार्मिक प्रतीकों के नाम पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिससे पार्टी लाइन के अनुरूप मुख्यमंत्री की हार्डकोर हिंदुत्व की छवि उभर कर आई। अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लिया गया।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप राज्य में भू कानून लागू किया गया। राज्य में 3 साल में रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33%, राज्य आंदोलनकारियों को 10%, क्षैतिज आरक्षण भी एक बड़ी उपलब्धि रही। औद्योगिक क्रांति के लिए 30 से अधिक विभागों की नई नीतियां बनाई। 3 सालों में अनवरत रूप से राज्य को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के सपनों को साकार करने के लिए, नौजवानों को रोजगार से काम से जोड़ने के लिए, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक सुकून का भाव आए, उसको लेकर राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ी है। अनेक उपलब्धियां हमको इन 3 सालों में प्राप्त हुई हैं। अनेक हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जहां एक और रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी भारत सरकार के साथ मिलकर के उस पर एक बड़ा प्रयास किया है। उसके साथ साथ ही एक नई टेक्निक से रोपवे, अभी जो केदारनाथ जी का, हेमकुंड साहिब का, मसूरी का, पुनियागिरी का, यमुनोत्री का, ये तमाम जो रोपवे बन रहे हैं, ये भी उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होंगे। 3 साल के इस कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी को सियासी और प्रशासनिक मोर्चा पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं जोशीमठ भू धंसाव के बाद पटरी से उतरे जनजीवन को ट्रैक पर लाना एक बड़ी चुनौती है। बीते साल 4 धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ आपदा और इस साल माणा में हुई एवलॉन्च दुर्घटना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी। लेकिन अगले 2 साल किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। राज्य में पंचायत चुनाव है तो असली परीक्षा 2027 की भी है, जब राज्य सरकार का कामकाज सही मायनों में कसौटी पर परखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इधर 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए अभी 50 घंटे भी नहीं हुए और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 2 लाख पार कर चुका है। यानी कि साफ संकेत है कि इस बार भी 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी हैं, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चार धाम यात्रा में पिछले साल 34,000 से ज्यादा लोगों के मेडिकल इमरजेंसी के मामले सामने आए थे, जबकि 100 के करीब मरीजों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। हालांकि मौत के मामले में विभाग का कहना था कि ज्यादातर ऐसे केस थे जिनकी मौत रास्ते में हुई थी। इन तमाम मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बार पिछले बार के यात्रियों की संख्या से 20% ज्यादा तीर्थ यात्रियों को देखते हुए तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच डीजी हेल्थ खुद मान रही हैं कि उनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जिसके लिए केंद्र सरकार को भी बता दिया गया है। तो इस बार हम लोग स्क्रीनिंग पॉइंट भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं और कुछ हमारी MRPs भी बढ़ने वाली हैं। और इस बार जो है सबसे बेस्ट हमारे है कि हेली जो एम्बुलेंस है हमारी जो एम्स द्वारा चलाई जा रही है वो भी हमको सुविधा मिलेगी। और साथ ही हमारे जैसे 108 हम लोग 72 और 82 हमारी विभागीय एम्बुलेंस लास्ट ईयर भी हमारी 4 धाम रूट पर लगी थी, तो इस बार हम थोड़ा उसको भी बढ़ाएंगे। और एक बोट एम्बुलेंस भी हमारी लगी रहती है, पिछली बार भी लगी थी, इस बार भी लगेगी। केदारनाथ में 17 बेड का अस्पताल स्थापित होगा। बद्रीनाथ में खोला जाएगा 45 बेड का अस्पताल। 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की तैनाती होगी। 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट रहेंगी। 31 जगहों पर स्वास्थ्य जांच केंद्र होगा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र होंगे। 154 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी, जिनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल होंगी। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में रहेगी बोट एम्बुलेंस। वहीं 4 धाम यात्रा को देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को देने के लिए आगे आना चाह रहे हैं। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल जो पटेल नगर में है 1500 बिस्तरों वाला है और सभी अति आधुनिक सुविधाएं इसमें हैं। तो हम सरकार को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं कि उनको अगर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, हमारे पास 6 कार्डियोलॉजिस्ट हैं और भी डॉक्टर्स सभी डिपार्टमेंट्स में हैं, तो हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि यात्रा जो है बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। जिस तरह से ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उससे उम्मीद है कि इस बार की यात्रा में पिछली बार से कहीं ज्यादा श्रद्धालु आएंगे।
जिनमें श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर चमोली की औली में विंटर कार्निवाल का आगाज हो चुका है। रविवार तक औली में विंटर कार्निवाल का आयोजन चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया संदेश के तहत औली मैराथन, नॉर्डिक स्कीइंग प्रतियोगिता, योग अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण और विंटर गेम्स संगठन उत्तराखंड के द्वारा इन खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें स्थानीय स्कीइंग खिलाड़ी, आईटीबीपी के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। कम बर्फबारी की वजह से नेशनल खेलों का आयोजन इस बार नहीं हो पाया, लेकिन विंटर कार्निवाल होने से औली में 2 दिन तक सैलानियों के लिए फिट इंडिया का रोमांच बना रहेगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साइक है प्लस विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, इसको विंटर कार्निवाल, औली विंटर कार्निवाल के रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसके तहत आज हम यहाँ पर सुनील से औली तक एक मैराथन रेस कर रहे हैं। वो संपूर्ण भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश भर में इस समय ये फिट इंडिया का आयोजन चल रहा है और निरंतर हर साल इसको प्रयास करा जा रहा है कि और अच्छे स्तर से कराया जाए। हर समय ऐसा प्रोग्राम होते रहे कि हमारे यहाँ के लोकल खिलाड़ियों को प्रमोट करे और जो भी हमारे बाहर से जितने नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होते हैं यहाँ पे हो। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। वहीं बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी के बाद बिजली की लाइन टूट गई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम में बिजली की सप्लाई फिलहाल बंद है। ऐसे में बिजली विभाग टूटी हुई लाइनों को ठीक करने में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा से पहले तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में कई जगहों पर बिजली के तार टूटे हैं, पोल गिर गए हैं, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बिजली विभाग इस वक्त बिजली आपूर्ति को सुचारू करने में जुटा हुआ है। जहां पर भी पोल गिरे हैं या बिजली के तार टूटे हैं, उनके मरम्मत का काम इस वक्त चल रहा है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे दर्शन के लिए। उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। को शुरू करने के लिए विद्युत विभाग और विद्युत निगम अब जुट चुके हैं। आप देखिए इस समय हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और जहां जहां भी ये लाइनें क्षतिग्रस्त हुई है भारी बर्फबारी के बाद, अब उनको ठीक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो मार्च का महीना है और अब उसके आखिर और अप्रैल शुरू में इन जो ये सड़क किनारे जितने भी खंभे टूटे हुए हैं, जो तार टूटे हुए हैं, उनको ठीक कर दिया जाएगा। यानी कि 15 अप्रैल तक बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में विद्युत व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। हनुमान चट्टी से अगर आगे की बात करें तो अभी वहां पे भारी बर्फबारी है और वहां पे बिजली के काफी तार टूटे हुए हैं, उनको ठीक करना एक चुनौती होगा। नितिन सेगवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, लामबगढ़। इधर बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े पहुंचे ऋषिकेश। यहां परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती में दोनों ने हिस्सा लिया। आश्रम में चल रहे कार्यक्रम के बारे में जाना। वरुण धवन और पूजा हेगड़े तीर्थनगरी की खूबसूरती और यहां की शांति से प्रभावित दिखे। अपना देश स्वच्छ रखें। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मार्च महीने में हो रही बर्फबारी फसलों के लिए फायदेमंद है। हर्षिल घाटी में हुई बर्फबारी पर उद्यान विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि इस बार सेब के लिए ये बर्फबारी लाभदायक साबित होगी। वहीं अधिकारी किसानों से मौसम को लेकर अलर्ट रहने की भी अपील कर रहे हैं और ओले गिरने की वजह से फसलों को बचाने के लिए तैयार रहने की बात कह रहे हैं। हमारी जो टेम्परेट ग्रुप के फल हैं, जिसमें सेब है, आड़ू है, खुबानी है, प्लम है, नाशपाती है, कीवी है, इन सब के लिए बहुत अच्छा है।
बर्फबारी बहुत अच्छी होती है, उत्पादन बढ़ने की संभावना है और अभी किसान भाइयों को आगामी ओलावृष्टि से बचने के सारे प्रयत्न करने चाहिए। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में जसपुर मार्ग पर पहाड़ से बर्फ टूटकर आ गई। बर्फ को काटकर गांव वालों के लिए रास्ता बनाया गया, जिसके बाद ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों का काफी उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा। आराम से उड़ा। अल्मोड़ा पनार रोड को 2 लेन करने की मांग दशकों पुरानी है। बीते कुछ सालों में इसे चौड़ा करने की कागजी कवायद तेज हुई थी, लेकिन ये कवायद वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई जिसकी दरकार थी। और ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। रोड के 2 लेन में तब्दील होने से पिथौरागढ़ की राह तो आसान होती ही, साथ ही जागेश्वर धाम, हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी फायदा होता। अल्मोड़ा पनार रोड पिथौरागढ़ के लिए खास मायने रखती है। इसी रोड के जरिए बॉर्डर के लोग मैदानी इलाकों की ओर रुख करते हैं, लेकिन दशकों के इंतजार के बाद भी इस रोड की दशा नहीं सुधरी है। सिंगल लेन होने के कारण यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में इसे 2 लेन में तब्दील करने की कोशिश तेज हुई है और 110 किलोमीटर लंबी इस रोड की DPR बनाने की पहल भी NH ने शुरू कर दी थी। फिर भी धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। खटीमा से लेकर टनकपुर से लेकर चंपावत लोहागढ़ से होते पिथौरागढ़ को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के व्यवसाय वालों को भी प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे यहाँ के टैक्सी वाले उनको भी पड़ रहा है, जो हमारी केमू की बसें उनको भी पड़ रहा है। तो इस सरकार को इसको तत्काल डबल लेन करना चाहिए। रोड के 2 लेन में तब्दील होने से पिथौरागढ़ के साथ ही अल्मोड़ा के भी हजारों लोगों को फायदा होगा, लेकिन सबसे अधिक राह आसान होगी विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं की। ऐसे में अगर ये रोड 2 लेन में तब्दील होती है तो माना जा रहा है कि हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। दनिया पनार 2 लेन मोटर रोड के लिए भी DPR के लिए पैसा स्वीकृत कर दिया है और इस पे भी जो है 1 वर्ष के अंदर हम इस कार्य को भी प्रारंभ कर देंगे। सिर्फ 110 किलोमीटर की रोड के 2 लेन में तब्दील होने से 3 बड़े धार्मिक स्थलों की राह काफी आसान हो जाएगी। यही नहीं, इलाके में पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन पोपरेती की रिपोर्ट। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। जोशीमठ में न्यूज़ 18 की खबर का असर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 0 बैट के पास टूटी सड़क ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा में बाहर से आने वाली गाड़ियों को लेकर लोकल व्यापारियों ने विरोध जताया। रुड़की नगर निगम ने लाखों की लागत से एनिमल कंट्रोल बर्थ सेंटर बनाया था, जो आज तक शुरू नहीं हो पाया। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना के तहत जानवी मार्केट और बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने से नाराज व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की बेरीनाग तहसील के उड़ियारी में शराब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन जोर पकड़ रहा है और कहा कि गांव में शराब की दुकान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकासनगर की सेलाकुई पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 13 2-पहिया वाहन बरामद किए गए। IG रिद्धिम अग्रवाल ने कार्यभार ग्रहण करते ही कुमाऊं के सभी जिलों के SSP और SP की मीटिंग ली और जनता के बीच एक्टिव रहने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी नगर निगम के द्वारा पिछले 1 साल में किए गए कामों की समीक्षा की, साथ ही साफ सफाई को लेकर कर्मचारियों की तैनाती तक के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ व्यापार संघ और टैक्सी यूनियन सड़कों पर उतर आया है। पुलिस पर चालान के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा पहुंचकर पूजा अर्चना की। बर्फबारी के बीच मंदिर के दर्शन किए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।